जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले जो किसान भाई है उनको भी नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और एक खास बात आज बताना चाहूँगा। आज मैं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पर हूँ। और ख़ास बात है, जो किसान भाई है उनके मन में शंकाएं, जिज्ञासाएं रहती है बीज से संबंधित। गेहूं का सीजन आ गया है, कौन सी फसल की बिजाई करें, कब करें, मौसम कैसा है, क्या कौन से बीज के लिए मौसम पर्याप्त है। और दूसरा, कई बार मिट्टी का भी रहता है कि बालू मिट्टी में कौन सा बीज बोएं ताकि उत्पादन अच्छा हो। और उसी कड़ी में आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह में हो, और हमारे साथ जो अभी हम जिससे मिलने जा रहे हैं, गेहूं के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओपी बिश्नोई। उनसे जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। सभी सुनने वाले किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। डॉक्टर साहब, गेहूं का सीजन आ गया है, किसान भाई है उनके मन में है कि अब जो मौसम है फिलहाल उसमें कौन सा बीज बोएं और कैसे, थोड़ा बताएं इसके बारे में। तो अब जो गेहूं का सीजन जो है 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई लगभग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई स्टार्ट होती है, उन किस्मों के ये वातावरण अनुकूल हैं जो थोड़े से हाई टेम्परेचर के अंदर, उच्च तापमान के अंदर जिनकी बिजाई हम कर सकते हैं। जिस तरह आखिरी सप्ताह अक्टूबर का और नवंबर का पहला सप्ताह, ये अगेती टाइप में माना जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है किस्मों का इजहाद करने का, उनका निकालने का, उसके अनुसार हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर BR कंबोज जी, उनके निर्देश अनुसार हम 3-4 परिस्थितियों के अनुसार जो है गेहूं की किस्में निकालते हैं। जिस तरह अगेती गेहूं की किस्म कम खाद पानी वाली, अगेती किस्म ज़्यादा खाद पानी वाली, समय की बिजाई की किस्में, पछेती किस्में, और कलर वाली भूमि जहाँ नमकीन भूमि है उनके लिए भी किस्मों के ऊपर काम करते हैं। तो अब जो समय आया है वो अगेती बिजाई का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर जो है ज़्यादातर, जिस तरह आपने बताया भी खाद पानी कैसा होना चाहिए, तो जिसके पास कम खाद पानी है, रेतीली भूमि है, जिनकी उर्वरता शक्ति ज़्यादा नहीं है, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का जिस तरह आजकल प्रचलन चला हुआ है कि हम वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सबसे पहले कम खाद पानी वाली किस्मों में C306 देसी किस्म है जी। ये देसी किस्म 1969 में के निकली हुई है। डॉक्टर रामधन सिंह ने निकाली हुई किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि ये लंबी बढ़ने वाली किस्म है, 135-40 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और ये कम खाद पानी के अंदर बहुत अच्छी किस्म होती है। और इसके अंदर क्वालिटी के अंदर हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई किस्म नहीं है। खाने के हिसाब से बहुत बढ़िया। खाने का मतलब ये है कि इसकी रोटी बढ़िया सफ़ेद रंग की रोटी बनती है, और इसके अंदर जो है इसकी रोटी सुबह बनाते हैं शाम तक नरम रहती है। क्यों रहती है कि इसका आटा जो है पानी को सोखने की ताकत जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो, और एक चपाती स्कोर जो 10 का स्केल होता है उसमें से 8.6 चपाती बनाने के लिए सबसे बढ़िया किस्म है हिंदुस्तान के अंदर। और इसके अंदर 10.5% प्रोटीन है जो खाने में बॉडी को सबसे अच्छी लगती है। दाना बड़ा चमकदार और अच्छा, सुबह बना दी रोटी शाम तक नरम रहेगी, ऐसी रोटी है। इसका स्वाद जो है बिल्कुल अलग टाइप का है। और लेकिन इसका उत्पादन की बात, हाँ, इसके उत्पादन से थोड़ी सी दिक्कत है कि जिस तरह ये लंबी बढ़ने वाली किस्म है तो ज़्यादा खाद पानी देते हैं तो गिर जाती है, गिरने से पैदावार कम होती है। तो मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहता हूं जो अपने घर पे खाने के लिए अगर गेहूं बोना चाहते हैं या जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में इसको लेना चाहते हैं, तो वो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। क्या है, एक तो इसकी बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है। बिजाई इसकी 10 नवंबर से पहले आपने कर देनी है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह, क्योंकि ये 155-60 दिन तक ले लेती है पकने में। दूसरा, इसके अंदर आप गोबर की खाद से ही काम चला सकते हो। फिर भी अगर रासायनिक खाद आपको प्रयोग करनी है तो कम मात्रा में करनी है। कम मात्रा का मतलब है कि 20 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ और 20-25 किलोग्राम यूरिया ऊपर से डालनी है। वरना तो आपकी जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उससे ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई वो ना डालना चाहता हो और ये खाद डाल के लेना चाहता हो तो इतनी ही खाद आपने डालनी है। दूसरा, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि पानी इसमें कम देने हैं। पानी का पहला पानी 30-35 दिन पे देना है, दूसरा पानी 80-85 दिन पे बालियां निकालते समय 2 पानी आप दोगे और इसका अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो ये 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ की ये पैदावार दे देती है। ये डॉक्टर साहब कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 145-50 दिन 55 दिन के आसपास ये
पक्के तैयार हो जाती है। लेकिन कई किसान क्या करते हैं कि जहाँ ज़्यादा भूमि उपजाऊ है, खाद भी ज़्यादा देते हैं, पानी भी ज़्यादा देते हैं, जिससे ये गिर जाती है और इसकी पैदावार भी कम होती है, वो क्वालिटी भी नहीं आती। और कम खाद पानी दोगे तो इसके दाने की चमक और खाने का स्वाद जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब कुछ किसान कहते हैं कि इतनी कम पैदावार से तो हमारा काम नहीं चलता। हालांकि इसका जो मार्केट रेट है, वो जो सामान्य गेहूं 2,500 रुपये कुंटल है, तो ये 3,500, 4, 4,500 रुपये कुंटल तक बिकती है। और ऑर्गेनिक जो के नाम से अगर बेचते हैं तो वो 6,000 तक भी प्रति कुंटल के हिसाब से मिलती है। तो किसान पैसा भी कमा सकते हैं और अपने खाने के लिए भी कर सकते हैं। अब कुछ किसान कहते हैं कि हमारे तो थोड़ी सी कोई ऐसी किस्म दो जो थोड़ा उत्पादन भी ठीक दे दे और क्वालिटी भी थोड़ी ठीक हो। तो उसके लिए दूसरी किस्म हमने निकाली थी 2010 के अंदर, WH 1080 नंबर। यह किस्म बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। इसको भी अगेती बिजाई करनी है, 40 किलोग्राम बीज डालना है और खाद की मात्रा और पानी ये जो है आपकी 27-28 मन से लेके और 40 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे देती है। बोनी किस्म है, जैसे जैसे खाद पानी देते जाओगे पैदावार बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों तरफ बारानी क्षेत्र में कम खाद पानी में भी कामयाब है और ज़्यादा खाद पानी उपलब्ध हो जाए, बारिश हो जाए, तो ये 60-65 मन तक की प्रति एकड़ हो जाती है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि ना तो हमारे पास पानी कम है, ना हमारे पास ज़्यादा, हमें तो मध्यम खाद पानी ऐसी ही हो कि सरसों ना बोनी पड़े या जौ ना बोना पड़े, उसकी जगह हम गेहूँ बो लें ताकि पशुओं के लिए चारे के लिए जो तूड़ी हो जाए और खाने के लिए गेहूँ हो जाए। तो उसके लिए हमने एक किस्म निकाली 2015 के अंदर, WH 1142 नंबर किस्म। और उसी कड़ी के अंदर इसी साल हमने एक किस्म निकाली है WH 1402। WH 1142 और WH 1402 दोनों किस्में जो हैं मध्यम खाद पानी के लिए, रेतीली वाली भूमि के लिए, कम खाद पानी वाले क्षेत्र के लिए वरदान साबित हैं ये। इसका क्या है कि मध्यम खाद पानी का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1 बैग DAP नीचे डालना है, 1 बैग यूरिया देनी है ऊपर से, 2 पानी देने हैं, एक देना है 20-25 दिन पे, दूसरा 80-85 दिन पे बालियां निकलती है। 2 पानी देने से ही ये किस्में जो है आपकी 50 मन से लेकर 60 मन तक की पैदावार तक दे देंगी। रोग दी है, कोई बीमारी भी नहीं आती। और WH 1402 जो किस्म इस बार हमने निकाली है, उस किस्म की खासियत ये है कि लाल रंग की बालियों वाली किस्म है, अलग से पहचान आती है, कोई नकली बीज भी नहीं दे सकता इसका। इस बार इसका बीज जो है रामधन सिंह बीज फार्म से कुछ किसानों को भी दिया है, कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों के थ्रू भी दिया है, और हमारा जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इसका ब्रीडर सीड दे रहा है, सीड कंपनियों को भी दे रहा है, कुछ फार्मर भी उस ब्रीडर सीड को ले जा रहे हैं ताकि मल्टीप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले लें। अगली साल तक इसका भरपूर मात्रा में हम बीज देंगे। तो ये जो हमारे कुलपति महोदय जो प्रोफेसर BR कंबोजी के निर्देशानुसार की कम खाद पानी वाले इलाकों के लिए कोई नई किस्म दो, तो हमारे गेहूं एवं जो अनुभाग की जो टीम थी उसके अथक प्रयास से ये किस्म की हमें सफलता मिली है। और ये किस्म WH 1402 रेतीले एरिया के लिए, कम पानी वाले एरिया के लिए ये किस्म एक वरदान साबित होगी आने वाले टाइम के, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी भी अच्छी है, इसका दाना भी चमकीला है, मोटा है, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है, इसके अंदर लो और जिंक तत्व भी अच्छे हैं। तो खाने के हिसाब से भी बढ़िया है, पैदावार के हिसाब से भी अच्छा है और कम खाद पानी के अंदर ये अच्छी पैदावार देगी। और दूसरी बात करें तो डॉक्टर साहब की जो हरियाणा खास करके जो राजस्थान के लगता हुआ जो इलाका है, रेतीला इलाका, वहां पर तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका राजस्थान का डब्बाड़ी का एरिया है हरियाणा का, ये राष्ट्रीय स्तर पे निकाली गई है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब ये है कि ये उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग भारत का, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न UP, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये इतने स्टेट हैं, इनके अंदर जो कम पानी का क्षेत्र है उसको कवर करेगी। तो एक तो आपका ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी आने वाले समय में, जिस तरह मोदी साहब ने कहा है भी कम से कम पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लो, तो उस कड़ी के अंदर भी ये हमारी फिट बैठती है और किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी और किसान ज़्यादा समृद्ध होगा और उसकी जो है जीवन स्तर ऊपर उठेगा। तो ऐसे निर्देश हमारे जो कुलपति महोदय के थे, तो हमारे वैज्ञानिकों की टीम उसको सार्थक करने जा रही है। डॉक्टर साहब आप गेहूं विशेषज्ञ हैं, एक बात थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि आमतौर पे भाव की बात आपने की, तो कई बार बोलते हैं MP का गेहूं है ये इतने रुपए किलो है और ये हरियाणा का है ये कम है, वो क्या फर्क रहता है? थोड़ा सा MP के गेहूं का जिस तरह कहते हैं हम, MP का गेहूं एक तो थोड़ा साइज में और उसमें चमक में फर्क होता है। क्यों होता है कि MP मध्य प्रदेश के अंदर जो है भूमि का जो ऑर्गेनिक कार्बन जैविक पदार्थ जो है उसके अंदर अच्छा है हमारी भूमि के बजाय। दूसरा वहाँ पे 15 मार्च से पहले जो है उसकी हार्वेस्टिंग
उसको निकाल लेते हैं। जो टेम्परेचर का वेरिएशन, तापमान का जो उतार चढ़ाव है, वो वहाँ पे कम आता है। लगातार उनको ग्रेजुअल टेम्परेचर मिलता रहता है, एक जैसा तापमान मिलता है, तो उससे दाना अनार जैसा बढ़िया पकता है, चमक भी अच्छी होती है। ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है तो उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व भी थोड़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको, आयरन भी, जिंक भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए वो तो एमपी का गेहूँ उसको बोलते हैं। हमारे तो टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। हमारे टेम्परेचर के वेरिएशन क्या है कि कभी तो अगेती बिजाई करेंगे। अब जो अगेती अगर सामान्य किस्में जिस तरह हम बोते हैं नवंबर के महीने में, उनको अगर अक्टूबर के 20 अक्टूबर के आसपास बो दिया तो उनके अंदर उनका जमाव कम होगा, उनका फुटाव कम होगा। इसलिए अगेती किस्मों के लिए हमने अलग से चुनाव किया हुआ है कि अक्टूबर में अगर आपने बिजाई करनी है तो आपको ऐसी किस्में बोनी है जिनके ऊपर उच्च तापमान का फर्क ना पड़े, ना उनके जमाव पे, ना उनके फुटाव पे। तो इसी कड़ी के अंदर कुछ किसान कहते हैं कि हमारे पास तो जो है ट्यूबवेल का पानी है, बहुत अच्छा पानी है, जिसकी पानी का क्वालिटी भी अच्छी है, नहर का पानी भी अच्छा है, भूमि भी बहुत उपजाऊ है, देसी खाद भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी किस्म जो प्रति एकड़ जो हमारी है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे, जो 90 मन तक निकल जाए, जो 100 मन तक निकल जाए, ऐसी डिमांड करते रहते हैं किसान। तो उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल भी काम कर रहा है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी कुलपति महोदय के निर्देशन में काम कर रहा है, और इसी कड़ी के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भी काम कर रही है, और सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने में सफलता मिली है। तो जो अगेती बिजाई ज्यादा खाद पानी के लिए, उनके अंदर जो किस्में हैं वो है WH 1270 2021 में हमने निकाली है जी। और करनाल ने निकाली है DBW 187, DBW 303 और DBW 327 नंबर, और पंजाब ने निकाली है PBW 872 नंबर। ये 5-6 ऐसी किस्में हैं जिनको 25 अक्टूबर के आसपास भी अगर बिजाई करते हो तो उच्च तापमान का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जमाव भी अच्छा होता है, इनका फुटाव भी अच्छा होता है, और प्रति एकड़ पैदावार भी ज्यादा होती है। ये ज्यादा खाद पानी को सहन कर जाती है। ज्यादा खाद पानी का यहाँ क्या मतलब है कि बिजाई के समय, बिजाई तो आपको 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो इनकी जी। इनके अंदर 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। खाद कितनी डालनी है? अगर आप इन किस्मों के अंदर सामान्य खाद डालोगे, सामान्य जिस तरह 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया, तो इनकी औसतन उपज जो है 65-70 मन प्रति एकड़ आएगी। अगर ज्यादा पैदावार आपको लेनी है तो इसके अंदर जो DAP 1 बैग की बजाय 1.5 बैग DAP डालना है, 10 किलो जिंक सल्फेट डालना है, आधा पौना बैग यूरिया का नीचे भी डालना है आपने, 4-5 ट्राली गोबर की खाद भी नीचे डाल दो, और ऊपर से 2-2.5 बैग यूरिया आपने पहले, दूसरे, तीसरे पानी में आप दे सकते हो। अब इतनी ज्यादा थोड़ी खाद आप नीचे भी डालोगे और भी डालोगे तो उससे पौधा जो नरम हो जाता है, उसकी बढ़वार भी ज्यादा होती है। तो उसको गिरने से रोकने के लिए हमें जो है 2 सच्चे क्रियाएं अलग से करनी पड़ेगी, 2 काम अलग से करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हाँ जी। वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं जिनको, जिनमें एक है क्लोरमिक्वाट जो 0.2% इस्तेमाल करना है, एक टेबुकोनाजोल है जो 0.1% इस्तेमाल करना है। क्लोरमिक्वाट है वो लियोसिन के नाम से आती है, जो 400 मिलीलीटर दवाई लेनी है, और टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आती है वो आपको 200 मिलीलीटर दवाई लेनी है। दोनों को 200 लीटर पानी में टैंक मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करनी है। कब करनी है स्प्रे? एक करनी है अपनी तने की पहली गांठ बनते समय 50-55 दिन पे, और दूसरी स्प्रे करनी है जब झंडा पत्ता निकलने वाला हो, फ्लैग लीफ हो, बाल गाभे में आ जाए 80-85 दिन पे, उस टाइम करनी है। इस 2 स्प्रे करने से क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा कि जो तना आपका है गेहूं का, वो अंदर से होलो थोथा होता है, इसके अंदर धागे बन जाएंगे, ये भर जाएगा, बांस की तरह मजबूत हो जाएगा, गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो ये किस्में अगेती बिजाई करके, वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करके आप इन किस्मों से प्रति एकड़ 75-76 मन से लेके 90-92 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ तक ले सकते हो। और किसानों ने लिए, हमारे पास काफी फीडबैक भी आया है, बाढ़ क्षेत्र से भी आया है, करनाल से भी आया है, फतियाबाद से भी आया है, सिरसा से भी है, पंजाब संगरूर से भी आया है। तो किसानों ने 75-80 मन तक की आम लिए, जो किसान मेले में आके बताते हैं। डॉक्टर साहब, गेहूं में एक आमतौर पे एक चीज और देखने को मिलती है, कई बार खरपतवार बहुत हो जाता है। हाँ, खरपतवार जो नियंत्रण करना है उसके लिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, उसमें क्या करना है कि 2 तरह के सिस्टम से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। एक तो बिजाई के तुरंत बाद में स्प्रे करते हैं, जिससे 50% खरपतवार का आपको जमेंगे नहीं। वो है पेंडेमेथिलीन नाम की दवाई आती है, पीली दवाई जिसको बोलते हैं। वो 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ में 100 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देते हैं। बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे कर देते हैं।
तो उसको स्प्रे करने से साथ में इसमें एक अवकीरा नाम की दवाई आती है, वो अगर साथ में मिला के करते हैं तो 80% तक कंट्रोल हो जाता है। ये जो है कौन सा खरपतवार है? हाँ, ये चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार जो उगते हैं उनके कंट्रोल के लिए। अब इसके बाद बिजाई आपने कर दी और आप पहले स्प्रे नहीं कर पाए या फिर भी आपको कंट्रोल करना है, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, बाथू है, खरबाथू है, वो है। संकरी पत्ती वाले जिस जंगली जई है, आपका मंडूसी है, तो ये इस टाइप के जो खरपतवार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों तरह के मिक्स प्रोडक्ट भी आते हैं और अलग अलग भी आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाले किसानों के लिए ये बात है कि इनका जो स्प्रे करना है आपने, पहला पानी आपने जिस तरह 21-22 दिन पे दिया है, तो 30-35 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक दोनों तरह के खरपतवारों के आपने स्प्रे कर देनी है कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं, लेट कर देते हैं 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, किसान 85 दिन बालियां निकलते स्प्रे करने लग रहे हैं। उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछले 2 सालों से, पिछली बार करनाल में जो है कुलपति महोदय के निर्देश से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से एक टीम गई, किसान की कंप्लेंट आई कि गेहूं के अंदर, बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े, खाली रहेगी बालियां। यहाँ मंगाड़ी गांव में पास में, वहां पे जाके देखा बालियां खाली पड़ी हुई है सारी की सारी। तो क्या कारण रहा, उनसे पूछा बताओ आपने क्या सच्चे क्रियाएं की, कैसे किया, तो बोले जी इसके अंदर 80-85 दिन पे स्प्रे कर दी। किसी ने कहा कि बीज बिल्कुल साफ रखने के लिए मैंने तो लिया था दुकानदार से, उस दुकानदार ने स्प्रे कह दी वो बिल्कुल घास जल जाएगा तू कर दे। लेकिन मैं किसानों को सलाह देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के बाद कोई स्प्रे ना करें, क्योंकि पौधा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है, गाभे में चला जाता है, उसके अंदर ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप स्प्रे करोगे तो बाल या तो टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाल में से बालियां निकलेंगी, अलग टाइप का हो जाएगा, और ज्यादा लेट कर दोगे उसके अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे, उसके अंदर स्टेरिलिटी, तो कह सकते हैं उत्पादन कम होगा, बांस बना जाता है, बांस बना जाता है। जिस तरह चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, सबको जब गर्भ में होता है तो कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं देते। सेम सिचुएशन पौधों के साथ है, वो भी तो एक जैविक क्रिया है, उसके अंदर भी वो सारी चीजें चलती हैं। तो 40-45 दिन के बाद आप स्प्रे ना करें, चाहे तो आप हाथ से उनको उखाड़े, नहीं तो उनको ना ही निकाले तो अच्छा है, नहीं तो आपके पैदावार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, आपकी 20 मन के लिए की भी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब मान लिया कि जो पिछली बार बहुत ज्यादा खरपतवार थी, कंट्रोल नहीं हुई, तो इस बार शुरुआत में ही, हाँ शुरुआत में तो जिनके कंट्रोल नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, एक तो प्री इमरजेंस हम सीक्वेंशियल एप्लीकेशन बताते हैं कि लगातार पहले इसको बिजाई के तुरंत बाद कंट्रोल करो, 50% 80% तक पहले होगी, फिर इसका जो आपका है 30-35-40 दिन तक स्प्रे करके इसका कंट्रोल कर लोगे। उसके बाद अगर स्प्रे करते हो तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसका आपको नुकसान होगा। तो ये खासकर जो है उन किसानों के लिए है कि जो लेट स्प्रे करते हैं, उससे जो है इनके बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ते, नुकसान होता है। काफी किसानों का मैंने पिछली बार खेतों का निरीक्षण किया है, उससे पता चला हमें कि किसान भाई जो है इसको गलत समय पे एप्लीकेशन करते हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। डॉक्टर साहब आजकल एक बात खास तौर के चल रही है, जैसे जो हमारे किसान भाई धान की बिजाई करते हैं और आजकल है कि पराली नहीं जलाना है, तो उस तरह जो गेहूं का जो बिजाई करें, किस तरह से करें कि पराली भी ना जलाना पड़े और वो खाद। आजकल बड़ी मशीनें आई हुई हैं अच्छी, एपी सीडर है जो सीधा बिजाई से कर सकते हैं, 0 टीले से आप बिजाई कर सकते हैं। और इसको एक बात थोड़ा किसानों को और ध्यान देना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई जो ये धान के बाद जो गेहूं लेते हैं, तो उसके अंदर आपका खेत के अंदर पराली को अगर गड़ाना है, उसको अंदर चॉप करके अंदर डाला है, उसको काट के अंदर गड़ाया है, तो उसको गड़ाने के लिए आपको कुछ चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? यूरिया खाद जो है, नाइट्रोजन जो ऊपर से डालते हैं, ऊपर से डालने के बजाय आज बेसल डोज नीचे बिजाई के समय भी यूरिया दो, ताकि उसको गड़ने के लिए यूरिया जल्दी गड़ा के उसको ठीक कर देगा। नहीं तो अगर आपने यूरिया बिजाई के टाइम नीचे नहीं डाली तो जो घास फूस खेत में पड़ा है उसको गड़ने के लिए वो जमीन से यूरिया ले लेगा और पौधे उगते ही पीले दिखाई देने लग जाएंगे, आपको पीलापन आ जाएगा, तो फसल को जो है स्वस्थ पौधा पैदा नहीं होगा। तो आप बेसल डोज में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें और जहाँ पे इस तरह का है पराली ना जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण भी प्रदूषित होता है। आपके जमीन के अंदर जलाने से जो बैक्टीरिया है, जो लाभदायक जो हमारे जीवाणु है, उनका भी नाश होता है और आपका जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो खत्म हो जाता है। और अगर इसको जमीन के अंदर मिलाओगे तो इसकी जमीन की उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी, लेकिन इसको आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका जो फायदा है वो जमीन की स्वास्थ्य जो है बना रहेगा और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। अब मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने बताया अगेती बिजाई के लिए। अब समय की बिजाई, उचित समय में जो गेहूं का बोने का क्या है, उचित समय गेहूं का बोने का है वो
इसका नवंबर का पहला सप्ताह से तीसरा सप्ताह तक, मतलब 20-21 नवंबर तक का जो समय है, पहले हफ्ते से स्टार्ट होकर नवंबर में, ये बिल्कुल ऑप्टिमम उचित समय है। इसके अंदर किस्में कौन सी बोनी चाहिए? इसके अंदर जो किस्में हैं वो है हमारी, एक WH 1105 है, WH 1184 है, DBW 222 है, HD 3086 है, HD 3386 है, PBW 826 है। ये सारी ऐसी किस्में हैं जो 140-45 मिनट में पक्के और आपकी अच्छी पैदावार देती हैं। 60 मन से लेकर 70-72 मन तक पैदावार दे देती है सामान्य खाद पानी में प्रति एकड़। सामान्य खाद पानी का मतलब ये हो गया कि 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 1/3 नाइट्रोजन आपने नीचे इस्तेमाल करनी है। बची हुई 1-2 जो है पहले और दूसरे पानी में दे देनी है। और 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बीज नहीं इस्तेमाल करना। ज़्यादा बीज इस्तेमाल करते हो तो पौधों की संख्या जो है 20 नवंबर से पहले करते हो तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तना कमज़ोर हो जाता है, गिरती है, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। तो आपने जो है 20 नवंबर तक करते हो तो 20 नवंबर तक जो बिजाई करोगे उनकी औसतन पैदावार जो है 60 मन से लेकर 70-72 मन तक निकल जाती हैं। और ये जो हमारी किस्में हैं लेटेस्ट, जो अभी न्यूनतम निकली हुई है सभी संस्थानों की, इनके अंदर पीला रतुआ, भूरा रतुआ, किसी तरह की बीमारी नहीं आती, तो कोई रासायनिक पदार्थ छिड़कने की आपको जरूरत नहीं है। तो इससे अच्छी पैदावार ले सकते हो। अब उन किसान भाइयों के लिए जिनकी खेत देर से खाली होते हैं, पछेती बिजाई की, जिस तरह 26 नवंबर, हमारे वैज्ञानिक भाषा में तो 26 नवंबर से ही लेट मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रतिदिन अगर बिजाई करेंगे तो प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार पर दिन के हिसाब से जो है कम होती जाती है। 20-30 किलो प्रतिदिन के हिसाब से पैदावार में कमी आती जाती है। लेकिन जमींदार की भाषा के अंदर हम पछेती बिजाई उसको बोलते हैं जो पूरा दिसंबर का महीना है। गाजर से खेत लेट खाली हुआ हो, आपका गन्ने से लेट खेत खाली हुआ हो, आलू से लेट खाली हुआ हो, या बारिश के वजह से बत्तर जमीन नहीं आ रही, तो उसके अंदर आपने बिजाई करनी है। तो पछेती बिजाई के लिए ध्यान रखने वाली 2-3 चीजें हैं। एक तो उचित किस्म का चुनाव करना है। उचित किस्म का मतलब हम पछेती के लिए ऐसी किस्में निकालते हैं जो 120-25 दिन में पक्के तैयार हो जाए, वरना सामान्य गेहूं वाली किस्में हैं वो 140-45 दिन में पकती है। तो जो किस्म 120-25 दिन वाली हैं वो हैं WH 1124 नंबर किस्म, एक हमारा 2014 के अंदर हमने निकाली थी जी। और जो पूसा इंस्टीट्यूट है उनने निकाली हुई है HD 3069 है, HD 3298 है, PAU ने निकाली हुई है PBW 771 है, DWR करनाल ने निकाली हुई है DBW 90 है, DBW 173 है। ये 5-6 ऐसी किस्में हैं जिनको आप दिसंबर के महीने में बिजाई करके और 48-50 मन से लेके 55-60 मन तक की पैदावार दिसंबर में बिजाई करके भी ले सकते हो। लेकिन इनमें ध्यान 2-3 चीज़ों का रखना है। क्या? एक तो इसके अंदर आपने बीज जो है थोड़ा सा बढ़ा के डालना है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के बजाय इसे यहाँ पर 50-55 किलो बीज प्रति एकड़ डालना है। क्यों कि पछेती बिजाई के अंदर जो करते हैं तो उनके अंदर फुटाव भी कम होता है, जर्मिनेशन भी देर से होता है, तो उनके अंदर जो है पौधों की संख्या पूरी नहीं होती। इसलिए 50-55 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। खाद कितनी डालनी है? कई जमींदार क्या करते हैं, पछेती बिजाई करते हैं, खाद ज़्यादा डालते हैं ताकि आगे समय बिजाई करिए उसके बराबर मेरी पैदावार निकल जाए। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और आधा बैग के आसपास यूरिया जो है नीचे छिड़क देना है। और ऊपर जो है पानी लगाते समय पहले दूसरे पानी के अंदर 1.5 से 2 बैग यूरिया, इससे ज़्यादा खाद नहीं डालनी। यूरिया खाद अगर ज़्यादा डालोगे तो एक तो आपका आर्थिक नुकसान होगा, दूसरा उसका पकने का समय बढ़ जाएगा। जो 125 दिन में पकनी वो 135 दिन में पकेगी। 135 दिन में पकेगी तो आपका जो मार्च का महीना है, आखिरी सप्ताह है या अप्रैल का पहला सप्ताह है, उस टाइम गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं। गर्म हवाएं चलेगी तो उच्च तापमान जो है लंबे समय तक ये पकेगी नहीं, तो उसका जो दाना है वो उसका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और दाने आपके श्रिंकल्ड यानी पिचके हुए दाने पैदा होंगे और आपकी पैदावार में जो कमी आएगी, प्रति एकड़ पैदावार कम होगी। इसलिए आपका ज़्यादा यूरिया डालने से नुकसान भी हुआ, पैदावार भी कम हुई। तो आपने क्या करना है, यूरिया खाद नॉर्मल से कम डालनी है इसके अंदर ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सारी थी आपकी अगेती बिजाई, कम खाद पानी की, अधिक खाद पानी की, पछेती बिजाई। तो ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से हैं। और जो आप आखिरी बात में जो किसानों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि गेहूं का बीज जो है वो आप कोशिश करें सरकारी संस्थान से ही लें। जिस तरह पहले तो किसान मेले पे यहाँ आए हुए थे, तो उन किसान मेले के ऊपर हमारा जो है रामधन सिंह बीज फार्म है, हमारा फार्म निदेशालय है, वहाँ पे है एटिक जो 4 नंबर गेट का है। काफ़ी किसानों तो यहाँ से ले गए। अब यहाँ पे बीज जो
हो सकता है कुछ किस्मों का खत्म भी हो गया हो। तो अब जो दूसरी सरकारी हमारी संस्थाएं बची हुई है, जिसके अंदर आपका हरियाणा बीज विकास निगम है, राष्ट्रीय बीज विकास निगम है, एनएससी सरसा रोड के ऊपर जो बीएसएफ के सामने है, जी, जी। वहां भी बीज मिलता है। वही हमारे से फाउंडेशन ब्रीडर सीड ले जाके तैयार करते हैं, हमारी निगरानी में तैयार होता है, वो भी अच्छा है। हरियाणा बीज विकास निगम जो अपने अनाज मंडी के अंदर, हिसार के अंदर 15 नंबर दुकान है उनकी, इफको क्रिबको की दुकान भी है। जी, जी। तो ये जो सारी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे खरीदें, या उनसे खरीदें जिन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से एमओयू कर रखा है और सीड कंपनियां बीज बना रही हैं, तो उनसे बीज खरीद के बोएं। और अगर प्राइवेट से आपने बीज खरीदा है तो उससे बीज का बिल लें, उसका बिजाई करते समय उस बीज के साथ जो टैग आया है उसको सुरक्षित रखें, उसका बैग है उसको सुरक्षित रखें, और 150 ग्राम दाने भी अपने उसके बचा के रखें, ताकि अगर कोई उसके जमाव में उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कानूनी तौर पे उसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई कर सकते हो, जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आपकी मदद करेगा, हमारे वैज्ञानिक भी आपकी मदद करेंगे। इसलिए सरकारी संस्था से बीज लो, प्राइवेट से लिया तो उससे बिल लो, और बिल लेके सारी चीजें ये आपने ध्यान रखनी है ताकि आपका कोई आर्थिक नुकसान ना हो। और हमारा कृषि विश्वविद्यालय का गेहूं एवं जौ अनुभाग की जो टीम है वो लगातार हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज के नेतृत्व में लगातार सेवा के अंदर लगी हुई है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो हमारी ई मौसम ग्रुप के भी ऊपर डाल सकते हो, जिससे हम आपके जवाब देंगे। कुछ किसान जौ की किस्में भी बोना चाहते हैं, जिसके अंदर कलदर भूमि है, आपकी नमकीन जमीन है, तो जो है वो नमक को सहन कर जाता है। तो उसके लिए हमारी 2 किस्में निकाली हुई हैं, BH 393 और BH 946। इनका 35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच बिल्कुल उचित समय इनका बिजाई का। खाद की मात्रा जो है 1 बैग DAP, 1 सवा बैग यूरिया ऊपर से देना, 2 ही पानी देने हैं, ज़्यादा पानी नहीं देने। 50 मन से लेकर 60-65 मन तक की पैदावार ये किस्में आपको दे देंगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नमकीन भूमि है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ नमकीन भूमि के लिए भी गेहूँ अनुसंधान जो है वो अलग अलग कार्य चल रहे हैं। जैसे CSIR करनाल, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, लवणता के ऊपर जो नमक के ऊपर काम करता है, उन्होंने 2 किस्में निकाली हुई है, KRL 210 और KRL 213। उनका 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करके आप जो है नमकीन भूमि के अंदर भी गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो ये सारी बातें जो है किसानों से संबंधित है। फिर भी किसानों का कोई सवाल हो तो हमारे ई मौसम ग्रुप पे आप भेज के हमारी जो है डॉक्टर साहब 2 छोटे छोटे सवाल और है। एक तो ये बदलता हुआ मौसम का इफेक्ट थोड़ा बता दें कि आजकल जो है इस टाइम पे भी थोड़ा जो गर्म दिन है देख सकते हैं जो बदलता हुआ, क्योंकि लास्ट सर्दी भी लेट हो रही है, तो इस पे क्या इस बार जिस तरह आपका 10 अक्टूबर के आसपास जो है हमारी जो है सरसों की बिजाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई था। जी, जी। तो उसके लिए किसानों ने इसको 1 हफ्ते आगे किया है। अब जो है 25 तारीख आने वाली है, कल को है, तो अब जो है गेहूं के लिए जो जिस तरह है, तो गेहूं के लिए वो किसान अगेती वाली किस्में ही 1 हफ्ते 10 दिन तक बोएं। जो समय वाली किस्में हैं वो या ना बोएं। अगर इस बो दिया तो उनके जर्मिनेशन पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे? आपको अगेती अगर बोनी है अभी 25 के बाद और 10 नवंबर से पहले तो इसके अंदर आप जो है DBW 187, WS 1270 और DBW 303, 327, PBW 872 ये किस्में बो सकते हैं। तो इनका जर्मिनेशन जो है आप 85 से 90% तक इनका जर्मिनेशन रहेगा, फुटाव भी इनका ठीक रहेगा। अगर आपने दूसरी किस्में बो दी तो उनका जर्मिनेशन जो है चाहे वो 1105 हो, 3086 हो, चाहे वो 222 हो, चाहे कोई और किस्म है, उनको बोओगे तो उनका जर्मिनेशन हो सकता है 65-70% ही रहे और फुटाव भी कम रहे, आपका नुकसान होगा। तो समय वाली समय पे बोएं, अगेती वाली अगेती में बोएं। तो एक क्वेश्चन और था डॉक्टर साहब कि आमतौर पे बिजाई करते हैं तो बान पे लेके कि कई जो आजकल रोटावेटर का भी सिस्टम चला हुआ है, तो क्या मानेंगे कितना बान होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी तैयार होनी चाहिए? मिट्टी जिस तरह हैरो से 2-3 बार हैरो से अच्छी बारिश कर देते हैं, ऊपर से कल्टीवेटर से इसका जो है चला के, और जमीन जो है बिल्कुल भुरभुरी हो जानी चाहिए, उस टाइम बिजाई करें। और कुछ किसान इसका कोई गहराई से भी ताल्लुक रहता? गहराई तो ऊपर सिर्फ यही है कि ऊपर की जो 8-10 सेंटीमीटर भूमि है वो नरम होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है इसका बीज अच्छा जमाव होता है। दूसरा, कुछ किसान सूखे में भी बिजाई करते हैं, सूखे में बीज के ऊपर पानी लगा देते हैं। तो अगर आपकी जहाँ पे निमेटोड की प्रॉब्लम है, फित्ताकृमि रोग जिसको बोलते हैं, निमेटोड जिसके अंदर खापे के अंदर पीले पीले गेहूं हो जाती है, उगते ही पैदावार कम होती है, ये फित्ताकृमि रोग है जो जड़ों पे लगता है। तो उसके लिए पिछली साल ही हमने एक जो है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर एक नई जो सिफारिश की है, वो ये है कि वो इसको सूखे में बिजाई करके
और ऊपर से पानी लगा देंगे तो जहाँ फीता कर्मी रोग या निमेटोड की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगी, उसमें कम आएगी। और जो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कई बार जो है ऊपर से कार्बोफ्यूरान दवाई वगैरह डालते हैं, वो भी गलत है। उनको बिजाई के साथ ही 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान जो दवाई है वो डीएपी के साथ मिला के स्प्रे करेंगे तो आपका क्या होगा कि इसका जो आपका गैस बनती है जमीन के अंदर, और गैस उसके जो है कीटाणु को खत्म कर देती है। पहले पानी के बाद पीलापन दिखाई देता है, जमींदार जाता है दुकानदार के पास 2000 की दवाई बांध के दे देता है। ऊपर से कार्बोफ्यूरान नहीं डालनी चाहिए, ऊपर से अगर आप डालोगे तो उसकी गैस बनेगी, गैस बन के हवा में आएगी और हवा के अंदर वातावरण प्रदूषित होगा, आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगर आपने कंट्रोल करना है और आपके खेतों में कहीं दिक्कत है तो वहाँ पे एक तो क्रॉप रोटेशन अपनाएं, उस खेत के अंदर दूसरी फसल बोएं 2 साल तक, चाहे सरसों बो चाहे जो बो कोई और करो। और अगर फिर भी बोनी पड़ती है तो आप बिजाई के साथ ही कार्बोफ्यूरान दवाई जो है 13 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो डालें तो आपका जो है उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, आपका आर्थिक नुकसान भी कम होगा और आपको ज्यादा फायदा है। एक सवाल, आखिरी सवाल आज का डॉक्टर साहब की, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पिछली साल पैदावार अच्छी हुई है, उसी बीज को यूज करने की सोचते हैं। हाँ, अभी भी बहुत किसानों का फोन आया मेरे पास भाई, पिछली बार हमने बीज ले रखा है जी, ये हाइब्रिड बीज तो नहीं है जो अगली इसको नहीं लगा सकते। उन किसान भाइयों को मैं जो है सलाह देना चाहूंगा कि जिन्होंने विश्वसनीय जो संस्था है या आपका जो विश्वास पात्र जगह है वहां से जहाँ से बीज लिया है, पिछली बार आपके खेत में अच्छी हुई है तो उसको बढ़िया साफ करके और उसको बीज को उपचारित करके, अपना घर का बीज है उसको उपचारित करके, उपचार किससे करना है, आपने बेवेस्टिन आती है कार्बेंडिजिम के नाम से 2 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज, 40 किलोग्राम बीज है तो 80 ग्राम दवाई होगी सूखी, उससे रगड़ दो आपके हो जाएगी। रैक्सिल अगर आप दवाई यूज करते हो तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 40 ग्राम बीज 40 ग्राम दवाई, उससे रगड़ दो। दोनों में से कोई एक दवाई से कर दोगे तो बालियां काली नहीं होगी, उसके अंदर खुली कंगारी बीमारी है वो नहीं आएगी और आप उसी बीज को 3-4 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। नया बीज लाने की आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसका भंडारण, उसका रख रखाव, उसकी छंटाई, छोटे दाने निकालना, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बाकी आप अपना इस्तेमाल करके 3-4 साल तक, क्योंकि ये कोई हाइब्रिड बीज नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, अपने आप ही इसका परागण होता है, तो ये 3-4 साल तक इस्तेमाल आप कर सकते हो। कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों ने सुन लिया और डॉक्टर साहब ने विस्तार से भी बताया भी है कि अगेती किस्म, पछेती किस्म, सामान्य अवधि की जो किस्में, सारी जो आमतौर पे मुख्य बातें थी उन बिंदुओं को छुआ है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई शंका है, कोई सवाल है, आपने टेलीफोन नंबर भी बताया था डॉक्टर साहब? टेलीफोन नंबर तो बताया था, लेकिन क्या है कि हर 6 लाख लोगों तो गया हुआ है। अच्छा। हर कोई करना तो चाहता है, फिर भी अगर किसी किसान को कोई दिक्कत हो जरूरी समझे तो, ऐसा नहीं मेरा समय है वो आपका ही समय है। जी जी। तो अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से फोन करके भी जानकारी ले सकते हो। मेरा नंबर है 94-163-9736, 94-163-9736। ये मेरा नंबर है। डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो आपने नंबर सुन लिया। अगर फिर भी अगर फोन ना कर सके तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम दोबारा डॉक्टर साहब से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आज तो थोड़ी देर के लिए हमने स्पेशली छोटी नोटिस पे, क्योंकि अभी गेहूं की जो बिजाई शुरू होने वाली है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे जो पूरी जानकारी दी है, उनका धन्यवाद बाद में करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, अगर कोई शंका हो, कुछ भी हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया और जो किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी। बिल्कुल, किसानों के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। यही आदेश हमारे कुलपति महोदय का हमारे लिए है कि किसानों की जो है सेवा हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और मैं तो खुद किसान का बेटा हूं, इसलिए इनकी सेवा के अंदर हमारे को मौका मिला, ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूं किसान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे और जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसी के अनुसार जो बिजाई है गेहूं की, उस पे मतलब अमल करेंगे और बिजाई करेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। मैं देवजात, कैमरा पर्सन राहुल के साथ मिलेंगे जल्दी। और अगर इस तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, फसलों से संबंधित कोई वीडियो का देखना हो या फिर कोई सवाल हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।